सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम अमन बहल, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं राजपत्रित अधिकारी हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी सीजीएल के थ्रू। और इन वीडियोस को शाम को 4 बजे मैं लाता हूँ ये चीज़ से आपको अवेयर करवाने के लिए कि कैसे एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी सरकारी स्कूल से पढ़ करके इंग्लिश को अच्छे से अप्रोच कर सकता है। जैसे मुझे सफलता मिली है एसएससी बैंक्स के एग्ज़ाम में, उसी अप्रोच को मैं आपके साथ शेयर करता हूं इन सेशंस के जरिए। तो आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल, आई थिंक ये सेकंड है, प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स, हम इसको करने वाले हैं। हमारा अंदाज खास होता है जिसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर और वोकैबुलरी को हम अलग से लेकर के समझते हैं। तो सारी ग्रामर और वोकैब जो आप सीखेंगे अब अप्लाई करेंगे इस क्विज़ के ऊपर। ये क्विज़ थोड़े से अच्छे लेवल का है, बैंक वाले ज़रूर इसको ट्राई देना, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। और ये दूसरा क्विज़ है सभी के लिए, ये क्लोज टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन लाइव करवाऊंगा, आपको पता लगे क्या इसके आंसर्स हैं। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स। प्रिजनर्स कौन होते हैं भाई? कैदी। और प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है हिफाजत करना। प्रिजनर्स के लिए एक और वर्ड है, मैंने लिखा नहीं है, इनमेट, आगे वर्ड आएगा इनमेट। तो कह रहे हैं हमें हमारे कैदियों की प्रोटेक्शन करनी है, जिनको सज़ा मिली हुई है उनको कम से कम कोविड से जो है उनकी मौत ना हो जाए, ऐसा इंश्योर करना है। अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ऑन ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स। बात हो रही है प्रिजन्स में भीड़ भाड़ की। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ के लिए एक और वर्ड है कंजेशन। इसका मतलब भी यही है, एक छोटी सी संकरी सी जगह में, एक छोटे से बैरक में 50 आपने प्रिजनर्स डाल दिए हैं तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो गई है, कंजेशन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी, हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल वाईटी के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं। चलिए, कह रहा है इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस नीड अ रीलुक सो दैट द पुलिस डू नॉट इफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट। कह रहा है इम्प्रिजनमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल में डालना। कह रहे जेल में डालने का जो तरीका है, किसी को अरेस्ट करके कारावास में भेजने का जो तरीका है, कह रहे उसको ज़रूरत है एक रीलुक की, उसको ज़रूरत है एक फिर से रिकन्सिडरेशन की। अच्छा क्यों भाई? वो इसलिए सो दैट, वो इसलिए कि जो पुलिस हैं वो इफ़ेक्ट ना करें, वो कैरी आउट ना करें बिना बात की अरेस्ट को, बिना बात की हिरासत को। समझे ना? तो कह रहे जेल में डालने का तरीका है ना, उसको हमें फिर से देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो है अंधाधुंध जेलों में नहीं डाला जा सकता महामारी के वक्त। जैसे ही हम फिर से देखेंगे तो पुलिस जो है उसके बाद बिना बात किसी को अरेस्ट नहीं करेगी अननेसेसरीली। देखने वाली चीज़ इस सेंटेंस में, इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस की वर्ब है नीड और पुलिस की वर्ब है डू नॉट इफेक्ट। सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको ब्लू कलर में, वर्ब्स मिलेंगी पिंक कलर में। सबसे पहला काम यही है, आपको सब्जेक्ट्स और वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है एक सेंटेंस में, है ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखेंगे। इफेक्ट देना, टू गिव समथिंग, टू गिव इफेक्ट टू समथिंग या टू इफेक्ट समथिंग, दोनों एक ही बात है ना। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना या अंजाम देना, कैरी आउट करना। ये दोनों ही फ्रेज किसी चीज़ को अंजाम देने की बात करते हैं। अच्छा, रीलुक का मतलब होता है फिर से किसी चीज़ की तरफ रिकन्सिडरेशन करना, रिव्यू करना, रिविजिट करना, सबके सब रीलुक के सिनोनिम है ना, पुनर्विचार करना। अब मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, पहले आपसे सवाल भी है। देखो पुलिस तो एक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है ना, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हमने क्यों यहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है? पुलिस डिपार्टमेंट तो एक सिंगल डिपार्टमेंट है ना, जैसे होम मिनिस्ट्री है, जैसे लॉ डिपार्टमेंट है, वैसे पुलिस डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे क्या ऐसा आन पड़ा कि हमें प्लूरल वर्ब को यूज़ करना पड़ा? 5-4 सेकंड सोचें, फिर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। चलिए, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं इंग्लिश में जो कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ये कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन्स। इनकी खासियत क्या होती है? ये कलेक्शन से मिलकर बने होते हैं, कुछ चीज़ों का ग्रुप होते हैं। जैसे ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस मतलब कुछ लोगों का एक समूह जो किसी परफॉर्मेंस को देख रहा है। टीम भी एक कुछ प्लेयर्स के समूह को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं। फैमिली में कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कपल में एक मियाँ बीबी होते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। कमेटी में भी कुछ मेंबर्स होते हैं, जूरी में भी कुछ जजेस होते हैं, बेंच भी एक जजेस के ग्रुप को बोलते हैं। ये सभी के सभी हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब इनकी खासियत क्या है? इनकी इच्छा होती है तो ये सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं, और जब इनकी इच्छा होती है एक प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा?
अगर ये कलेक्शन में ही काम करें, जो भी एक्शन सेंटेंस में हो रहा है ये कलेक्टिवली करें, तब तो लगेगी सिंगुलर वर्ब, और जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसमें इंडिविजुअल मेंबर्स काम कर रहे हो तब लगेगी प्लूरल वर्ब। अब ट्रिक के जरिए समझाता हूँ कैसे पता करना है। द टीम हैज़ या हैव वन द मैच। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगी, ये लगाऊं कि ये लगाऊं। टीम तो एक कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब भी लेगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा। अपने आप से एक सीधा सा सवाल पूछो, जो मैच जीता गया है क्या टीम के इंडिविजुअल मेंबर्स ने जीता है? भाई वो ओपनिंग बैट्समैन ने तो जीत लिया है मैच को, और जो बॉलर हैं वो सबके सब रह गए हैं। ऐसा होता है क्या? अगर टीम जीतेगी तो पूरी जीतेगी, कलेक्टिव एक्शन होगा। मैच को जीतने का काम कलेक्टिवली हो सकता है। टीम एक सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे लगाऊंगा मैं हैज़। समझ गए? बस सवाल पूछना है अपने आप से आपको। अब यहाँ देखो, द टीम इज या आर चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म्स। टीम जो है अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रही है। अब मुझे बताओ, क्या ये कलेक्टिव एक्शन है? क्या सभी टीम मेंबर्स एक साथ मिल करके एक ही टी शर्ट पहन करके आए थे और उसी को चेंज कर रहे हैं? क्या सभी के सभी एक ही वक्त पे अपनी टी शर्ट उतार रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कपड़े निकाल रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बदल रहे होंगे। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है। टीम के मेंबर्स अपनी अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, द टीम मेंबर्स। बस यही ट्रिक है। जैसे ही मेंबर्स बीच में सेट बैठे ना, आप समझ लेना इंडिविजुअल एक्शन हो रहा है। यहाँ पे लगेगा आर। समझ गए ना? टी शर्ट सबने अलग अलग पहनी है, अलग अलग उतारेंगे, अलग अलग चेंज करेंगे। टीम मेंबर्स आर चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म्स। चलो, द फैमिली इज यार फाइटिंग, आर या फाइटिंग अमंग इटसेल्फ। फैमिली जो है अपने आप से लड़ाई कर रही है। अब ये बताओ, क्या परिवार अपने आप से लड़ सकता है? परिवार के मेंबर्स तो लड़ सकते हैं अपने आप से एक दूसरे से, पर परिवार जो है अपने आप से नहीं लड़ सकता। पूरा परिवार पड़ोसियों से लड़ सकता है पर अपने आप से नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पे परिवार के मेंबर्स की बात हो रही है। हम यहाँ पे परिवार को सिंगुलर यूनिट ना मान के प्लूरल मानेंगे। तो मैं बोलूँगा फैमिली मेंबर्स, द फैमिली आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। समझ गए ना? यहाँ पे जो प्रोनाउन लगेगा वो भी लगेगा उसी के हिसाब से जैसे आपने वर्ब लगाई है। फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है। द फैमिली या हर फैमिली इज या आर क्वाइट अपर क्लास। उसकी फैमिली बहुत हाई फाई है। अब यार फैमिली पूरी हाई फाई होती है, ऐसा नहीं होता। पापा तो लोअर क्लास है और मदर अपर क्लास है, भाई मिडिल क्लास है, एक बीपीएल में आता है, एक जो है मनी की औलाद है। ऐसा नहीं होता ना। फैमिली तो होगी पूरी की पूरी जिस भी क्लास में आएगी। फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे लगेगा इज। समझ गए? बस यही ट्रिक आपको लगानी है। अब वैसे ही पुलिस पे अगर आप लगाओगे ना, द पुलिस वॉज या वर चेजिंग द थीव्स। पुलिस वाले थीव्स को चेज कर रहे थे। क्या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट चोरों के पीछे भाग रहा था क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे बात हो रही है कुछ पुलिस वाले भाग रहे थे चोरों के पीछे। कुछ पुलिस वाले थे, इंडिविजुअल मेंबर्स थे, तो लग गया वर। लेकिन द पुलिस इज या अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पुलिस जो है एक सरकारी महकमा है। अब यहाँ पे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, कलेक्टिवली बात हो रही है। द पुलिस इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब कई किताबों में आपको मिलेगा कि पुलिस के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। कई टीचर्स भी ऐसा बताएंगे। देखो, रूल रट्टे नहीं मरवाता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ लॉजिक। पुलिस के बाद वर्ब आएगी अपने हिसाब से, तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए। सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है। चलिए, अब एक चीज़ छोटी सी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये जो सब रूल्स मैं आपको करवाने वाला हूँ या करवा रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी बेसिक से मैं सिखा चुका हूँ। ऐसे मैसेज मुझे मिलते हैं, सर हम कहाँ से शुरू करें, सर क्या करें हम, सर कहाँ जाएं। तो कहीं नहीं जाना है तुम्हें जाना है चैनल के होम पेज पे। अपने मन को डेडिकेट कर लो अगले 15 दिनों के लिए। ये है चैनल का होम पेज YT। आप जाओगे यहाँ पे इस ऊपर वाली प्लेलिस्ट पे 40 वीडियोज़ रखी हैं। इसमें 2 वीक इस पर लगाओ, पूरे नोट्स बनाओ, मन से सीखो। अगर आपने इसको पूरा कर लिया, SSC बैंक UPSC की इंग्लिश जो है आपकी कमज़ोर तो नहीं रहेगी। समझ गए? आज से शुरू करें। अब देखो, इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको मिलेगी 2 प्लेलिस्ट और, एक SSC की, एक बैंक वालों की। ये पेड कंटेंट है, लेकिन कहने भर का पेड है, नाम भर का। छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन मैं इसका रखता हूँ। इसमें मैं आपको सिखाता हूँ पेपर को अप्रोच कैसे करना है प्रैक्टिकली। आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। 50-60 वीडियोस दोनों में अलग अलग रखी हैं प्लेलिस्ट में। फ़ायदा उठाने के लिए आप मेंबर बने, ज्वाइन बटन पर प्रेस करके इस वीडियो को प्ले करना। यहाँ पर सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। शुरू करें। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, जेलों में भीड़ बहुत हो गई है और इंडिया में वैसे भी जेलों में भीड़ पहले से ही रहती आई है। महामारी ने जेलों में भी अपने पांव पसार लिए हैं। कैदी और वहाँ के स्टाफ लोगों को भी जो है कोरोना होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली लहर जब आई थी, लॉकडाउन लगे थे, तब भी जेलों में से कुछ लोगों को पैरोल पे छोड़ा था। पैरोल का मतलब है आप 15-20 दिन, महीने या 2 महीने के लिए अपने परिवार के साथ जाकर रहें, ताकि जेलों में थोड़ी सी भीड़ कम हो। अब इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फटाफट जेलों को थोड़ा सा भीड़ कम करो। जो लोगों को, जिन्होंने ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं किया, एक बार छोड़ दो।
2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जब सब हालात अच्छे हों तब इनको वापस ले आना। बस यही आज का आर्टिकल है, वेलकम कर रहा है इस स्टेप का, और साथ ही साथ सरकार को एडवाइस कर रहा है कि आप जो करना है वो फटाफट करें। अभी वक्त है महामारी के वक्त जब आपको लोगों को छोड़ना चाहिए। समझ गए? एडवाइजिंग टोन है, वेलकमिंग टोन है आज की। आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है इफ ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स हैज़ बीन अ पेरिनियल प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, हाई ऑक्यूपेंसी लेवल्स कैन ओनली मीन बैड न्यूज़ अमिड्स अ पैंडमिक। कह रहा अगर ओवर क्राउडिंग हमारे प्रिजन्स की, ओवर क्राउडिंग आपने देख लिया ना, भीड़ भाड़। कह रहा अगर कंजेशन जो है हमारी जेलों में वो रहा है एक सदा की प्रॉब्लम, पेरिनियल मतलब लंबी चलने वाली, दूर दराज की, मतलब हमेशा चलती रहेगी। कह रहा अगर ये ऐसी प्रॉब्लम रही है हमारे देश में तो हाई ऑक्यूपेंसी लेवल्स जो हैं, जेलों में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ होना जो है, ऑक्यूपाई किया हुआ होना जो है, कह रहा वो मीन करेगा सिर्फ एक ही चीज़, कैन ओनली मीन, और क्या, खराब न्यूज़ इस पैंडमिक के, इस महामारी के बीचों बीच। तो कह रहा पहली प्रॉब्लम तो यही है, जेलों में लोग ज़्यादा हैं। कह रहा अब ये प्रॉब्लम एक और बड़ी प्रॉब्लम में बदल जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा लोग अब एक ख़राब न्यूज़ बन के पैंडमिक को आगे से ज़्यादा फैलाएंगे। समझ गए? अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। ओवर क्राउडिंग की वर्ब है हैज़ बीन, हाई ऑक्यूपेंसी लेवल्स की वर्ब है कैन ओनली मीन। आपके लिए कलर डाला हुआ है, कलर का फ़ायदा उठाएं, ब्लू और पिंक कलर का। पेरिनियल वर्ड को मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है, इस पर कन्फ्यूजन भी होती है बहुत लोगों को। देखिए, एक वर्ड है एनुअल, एक वर्ड है इनियल। एक वर्ड है एनुअल, एक वर्ड है इनियल। एनुअल का मतलब होता है एक साल में, इनियल का मतलब होता है सालाना। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ऐसा है कि 2 वर्ड आप सुनेंगे, बाय एनुअल और बाय इनियल। बाय एनुअल और बाय इनियल, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के उल्टे हैं। बाय एनुअल का मतलब है जो साल में 1-2 बार हो, मतलब 6-6 महीने से हो, है ना। और बाय इनियल का मतलब है जो 2 साल में 1 बार हो। समझे मेरी बात को? ये तो 2 साल में 4 बार हो जाएगा, ये 1 ही बार होगा। फ़र्क किससे आया? एनुअल और इनियल लगने से। वैसे ट्राई एनुअल मतलब जो साल में 4 बार हो, मतलब हर 4 महीने से हो। और ट्राई इनियल का मतलब जो 3 साल में 1 बार हो। तो ये हो जाएंगे 12, 4 से ये 12, और ये होगा 1 बार ही। तो एनुअल और इनियल को माइंड करना है, इसी से वर्ड बना है पेरिनियल। इसका मतलब है जो ख़त्म ही ना हो, फॉर इंडेफिनिट टाइम, एवर लास्टिंग, परसिस्टिंग, परमानेंट सी चीज़ हो, उसको बोलते हैं पेरिनियल। कई हज़ार सालों तक चलता रहे पेरिनियल। बढ़े आगे, चलो। एनुअल और इनियल में बहुत डिफरेंस होता है, इसको माइंड करें। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इंटरवीनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, बट इट्स लेटेस्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग द इंटरिम रिलीज ऑफ एलिजिबल प्रिजनर्स acquired salience in view of the uncontrolled second surge in the raging pandemic। कह रहा अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाए हैं। कह रहा ऐसी जो है ना हमारी, वो इंटरवीन करती आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अच्छा, कैसे इंटरवीन कर रही है, कैसे दखल अंदाजी कर रही है? वक्त वक्त पे, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, क्यों कर रही है? एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, हल निकालने के लिए इस प्रॉब्लम का, इस मसले का। कह रहा लेकिन बट जो इसका लेटेस्ट ऑर्डर है, एससी का जो सबसे नया ऑर्डर है, और कौन सा ऑर्डर है? डायरेक्ट करने वाला, गाइड करने वाला इंटरिम रिलीज को, टेम्परेरी छोड़ने को, और किसके? एलिजिबल प्रिजनर्स के, ऐसे प्रिजनर्स जो एलिजिबल हैं, जो छोड़ने लायक हैं। कह रहे ये जो ऑर्डर है ना, ये एक्वायर कर लेता है सैलियंस को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस को। अच्छा, क्यों? इन व्यू ऑफ द अनकंट्रोलेबल सेकेंड सर्च। कह रहा है इस व्यू में, इस चीज़ में, इस नज़रिए में जो है अनकंट्रोल्ड सेकेंड सर्ज है, दूसरी लहर है जो कंट्रोल नहीं की जा सकती है, और इस रेजिंग पैंडमिक के दौरान, इस आगे बढ़ती हुई महामारी के दौरान। रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस को, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट वक्त वक्त पे इंटरवीन करती आ रही है इस समस्या से निजात पाने के लिए, लेकिन इसका जो सबसे नया ऑर्डर है जो डायरेक्ट करता है एक टेम्परेरी रिलीज़ को उन कैदियों की जो एलिजिबल हैं, जो सारी शर्तों को पूरा करते हैं, कह रहे ये ऑर्डर अपने आप में एक्वायर कर लेता है बहुत इंपॉर्टेंस को, इन व्यू ऑफ, देखते हुए इस पैंडमिक की दूसरी लहर को। वो पैंडमिक जो रेजिंग है, बहुत वायलेंट है, अनकंट्रोलेबल है, और लहर है दूसरी सर्च करने वाली जो अनकंट्रोल्ड है, जिसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। समझ गए? अब आ जाओ देखने वाली चीज़ें।
सैलियंस मतलब इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, किसी चीज़ की महत्वपूर्णता। रेजिंग मतलब अनकंट्रोल्ड, एकदम जैसे सांड होता है ना, रेजिंग बुल, याद रखना रेजिंग बुल एक जो है ना बनता है इससे कोलोकेशन। रेजिंग बुल का मतलब ऐसा सांड जब वो रुकेगा तभी रुकेगा, आप नहीं रोक सकते उसको, बस पीछे पड़ेगा तो पड़ गया। सर्ज का मतलब होता है लहर या उछाल। अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। आपने सिंस और फॉर के बीच का डिफरेंस समझा है, आज मैं सिंस और फॉर से थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, फ्रॉम और सिंस के बीच का डिफरेंस आपको बताता हूँ। देखो, आई एम स्टडिंग सिंस 6 आवर्स, मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। अच्छा, ऐसा क्यों? 6 घंटे जो है एक टाइम ड्यूरेशन है, 1 मिनट, 5 मिनट, 6 घंटे, 2 दिन, 3 महीना, 4 साल, 10 हफ्ते, ये टाइम ड्यूरेशन को बताते हैं। अगर टाइम की ड्यूरेशन आपको दी जाए तो आप यूज़ करेंगे फॉर को, समझ रहे हो? फॉर का काम क्या होता है? टाइम की ड्यूरेशन को बताना और एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसे एक्शन को जो कंटिन्यू हो। मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया था और अभी भी पढ़ रहा हूँ। अब देखो, इसके साथ एक और चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर फॉर आ जाए या फिर सिंस आ जाए सेंटेंस में, सेंटेंस या तो परफेक्ट टेंस में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा, समझ गए ना? तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, ऐसा नहीं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, समझ गए ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना दी है। देखो, आई एम स्टडिंग फॉर 5 PM, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। जैसे ही आपको देखो, यहाँ पे तो ड्यूरेशन आई थी, यहाँ पे आ गया वक्त जब मैंने पढ़ना शुरू किया। अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए किसी एक्शन का, और एक्शन कौन सा? जो कंटिन्यू कर रहा हो, भाई पढ़ रहा हूँ 5 बजे से, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, कंटिन्यू है ना एक्शन। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए तब सिंस की जगह आप यूज़ करते, फॉर की जगह आप यूज़ करते हैं सिंस को। तो पहला तो सिंपल सा डिफरेंस ये है, फॉर तब लगेगा जब आपके पास ड्यूरेशन हो, कितने घंटे, कितने महीने, कितने साल पढ़ लिया। सिंस तब लगेगा जब आपको ये बता दिया जाए पढ़ना कब शुरू किया था, एक्शन की शुरुआत कब हुई थी, वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या था। टेंस का फॉर्मूला यहाँ भी वही है, सिंस या फॉर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ में यूज होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 PM। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। आई स्टार्ट स्टडिंग सिंस 5 PM एवरी डे, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ 5 बजे हर रोज। अब देखो 5 PM तो आ गया, सर ने बताया था सिंस आता है किसी भी टाइम के जो है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, तो 5 बजे से पढ़ना शुरू करता हूँ तो सिंस बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताना, क्या ये एक्शन कंटिन्यूस है क्या? भाई मैं 5 बजे से रोज़ पढ़ता हूँ, ये एक स्टेटमेंट है। शायद इस समय 5 बजे ही नहीं है जब मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ। क्या ये एक्शन कंटिन्यूस है क्या? अगर एक्शन कंटिन्यूस ना हो तो वहाँ पे सिंस या फॉर नहीं आता। अब मुझे यहाँ पे चुपचाप क्या लगाना है? फ्रॉम तभी आता है जब आपको एक पॉइंट दिया हो, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, बिल्कुल सिंस की तरह, लेकिन एक्शन कंटिन्यूस जो है वो जो है स्टेट में ना हो। ये एक्शन फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन अभी नहीं चल रहा। वैसे ही रेस्टोरेंट्स विल बी अलाउड टू ओपन सिंस 4 PM ऑन वीकेंड्स, जो सारे के सारे रेस्टोरेंट हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो खुलेंगे 4 PM से, शाम को 4 बजे से वीकेंड्स पे। सरकार ने बोला है रेस्टोरेंट को 4 बजे से ही खुलना है शाम के अंदर। अब देखो 4 बजे से खुलेंगे, एक्शन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, इस एक्शन के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम तो दिया है, लेकिन हमें लगाना है फॉर। तो सिंस और फॉर में बहुत लोगों को डिफरेंस होता है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को आप इस फॉर्मूला से, एक्शन अगर चल रहा है तो आप लगाएं सिंस, अगर एक्शन नहीं चल रहा है तो आप लगाएं फ्रॉम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहे लास्ट ईयर द कोर्ट हैड पास्ड सच एन ऑर्डर क्वाइट अर्ली, द 1 of March 23rd 2020 केम इवन बिफोर द नेशन वाइड लॉकडाउन। कह रहे पिछले साल जो हमारी कोर्ट है, द कोर्ट, ये खास कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इसने पास किया था एक ऐसे ऑर्डर को काफ़ी पहले, क्वाइट अर्ली। कह रहे जो एक आया था ना, और कौन सा, मार्च 23 2020 का, वो आया था यहाँ तक कि पहले पूरे देश में लगने वाले लॉकडाउन के भी। तो 25 तारीख को लॉकडाउन लगा होगा, उससे पहले 2 दिन ही निकाल दिया था। लास्ट ईयर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही काम किए थे। कोर्ट की वर्ब है हैड पास्ड, 1 की वर्ब है केम। 1 लगा इस ऑर्डर के लिए, इस नाउन को दूसरी बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमने द 1 लग करके यहाँ पे छोड़ दिया है। कह रहे द कोर्ट हैड देन ऑर्डर्ड ऑल स्टेट्स टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूट हाई पावर्ड कमिटीज टू डिटर्मिन द क्लास ऑफ प्रिजनर्स हु कुड बी रिलीज्ड ऑन बेल और पेरोल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कह रहे कोर्ट ने तब ऑर्डर किया था, कोर्ट इस चीज़ को ऑर्डर कर चुका था पास परफेक्ट टेंस में। अच्छा, किसको ऑर्डर किया था भाई? सारी स्टेट्स को, राज्यों को।
अच्छा क्या ऑर्डर किया था कि आप टेक करो, ले लो प्रिवेंटिव स्टेप्स को, रोकथाम के जो है कदमों को। अच्छा कैसे, कह रहे साथ ही साथ जो है आप कॉन्स्टिट्यूट भी कर दो, फॉर्म भी कर दो बड़े बड़े पावर वाली कमेटी को, हाई पावर कमेटी को, जिसको सारी पावर्स हों। अच्छा किस काम के लिए, ताकि डिटर्मिन कर पाएँ, निर्धारित कर पाएँ, फैसला कर पाएँ इस चीज़ का, उस टाइप का, उस क्लास ऑफ प्रिजनर्स का जो कि रिलीज़ किए जा सकते हैं या तो बेल पे या पैरोल पे, और किसके लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड जो मियाद के लिए। तो लास्ट ईयर भी कोर्ट ने यही बोला था सारी स्टेट्स को, कमेटियाँ बनाओ, प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाओ और कमेटी को बोल दो फटाफट से उन प्रिजनर्स की क्लास बना ले कि जो प्रिजनर्स जो हैं 2, 4, 6 महीने के लिए घर पे पैरोल पे भेजे जा सकते हैं। पैरोल यही होती है, सज़ा आपकी चल रही है लेकिन आप घर पे बैठे हो, 15-20 दिन के लिए आपको बोल दिया कोर्ट ने घर पे जाकर के मिले आओ। इसको फरलो भी बोलते हैं ना, फरलो। अभी सेंटेंस में देखने वाली चीज़ देखो, स्टेट्स ने 2 ऑर्डर दिए थे कोर्ट ने, 2। पहला करना है टू टेक स्टेप्स, दूसरा करना है टू कॉन्स्टिट्यूट कमेटी। तो ये टेक है ना, टेक जैसे बे इन्फिनिटिव है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूट भी बे इन्फिनिटिव है, इसके आगे टू हिडन है ना। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फॉर्म करना, एस्टैब्लिश करना, और इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे, है ना बताने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन डायरेक्टिंग दिस वीक दैट बिसाइड्स आइडेंटिफाइंग मोर प्रिजनर्स फॉर रिलीज, द सेम सेट ऑफ प्रिजनर्स be given parole this year too. The court continues its trend of seeking to protect prisoners as well as those guarding them from getting infected. कह रहा डायरेक्ट करने में, गाइड करने में, ऑर्डर देने में इस हफ्ते दिस वीक दैट वो ये कि अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है कि साथ ही साथ बिसाइड्स आइडेंटिफाई करने के, पहचानने के, और प्रिजनर्स को रिलीज़ के लिए और कैदियों को छोड़ने के लिए, कह रहे इस काम के साथ साथ जो सेम सेट ऑफ प्रिजनर्स हैं, उसी क्लास के जो कैदी हैं, कह रहा उनको दे दिया जाए पैरोल इस साल भी। तो कोर्ट ने क्या बोला, भाई पिछले साल जिनको छोड़ा था तुमने उसको तो इस साल छोड़ ही दो, साथ ही साथ तुम और भी आइडेंटिफाई करो जिसको इस साल हम एडिशनली छोड़ सकते हैं। कह रहा है ऐसा डायरेक्ट करने में इस वीक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा ऑर्डर देने के साथ ही हुआ क्या, कह रहा जो कोर्ट है ना वो कंटिन्यू करती है, जारी रखती है अपने इस ट्रेंड को, रुझान को, जो है कोशिश करने का या पाने का, सीख करने का। अच्छा किस चीज़ को, कि वो प्रोटेक्ट करे प्रिजनर्स को, हिफाजत करे हमारे कैदियों को, साथ ही साथ उन लोगों को भी एज वेल एज जो कि गार्ड कर रहे हैं, जो इनकी सुरक्षा कर रहे हैं, और किस चीज़ से, इन्फेक्ट होने से, गेटिंग इन्फेक्टेड होने से। समझ गए ना। तो पिछले साल वाला ऑर्डर तो इन्होंने कंटिन्यू किया ही, और बोला कि इस साल और प्रिजनर्स को छोड़ दो। ये काम सिर्फ एक ही काम के लिए किया इन्होंने, प्रिजनर्स और उनके गार्ड्स को कोरोना होने से बचाया जा सके। सेम सेट की वर्ब है, बी गिवन, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड है, डायरेक्ट कर दिया गया है, तो पीएसएम को हमने लगा दिया है। फिर करवा दूंगा यार, कई बार करवा दिया मैंने पिछले 15 दिनों में ना। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ, इसको इन एडिशन टू बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम बोलते हैं। कोड की वर्ब है कंटिन्यूस। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे करेंगे, आप ही की कन्फ्यूजन है, आप लिखते हो कमेंट्स में, तो आज सीख लेते हैं इसको। देखो मैंने आपको बताया सीक है ना, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, इसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके इमीडिएटली बाद आएगा। वी आर सीकिंग फॉर द ट्रूथ। सीक का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, तो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं सच को। अगर ऐसा है तो फॉर को मुझे निकालना पड़ेगा। सीक एक ऐसी वर्ब है जो प्रपोजिशन नहीं लेती, आप ट्रूथ को, इसके ऑब्जेक्ट को इसके बाद में रखेंगे। फिर कमेंट में पता क्या लिखते हो आप, सर इस सेंटेंस में टू कैसे आ गया, वी आर सीकिंग टू नो द ट्रूथ। आपने बताया था प्रपोजिशन नहीं आती, ये टू कैसे लग गया। तुम इस चीज़ को भूल जाते हो, टू के बाद में क्या लगा हुआ है, टू के बाद में लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टू प्रपोजिशन नहीं है, ये टू एक इन्फिनिटिव है। हम कोशिश कर रहे हैं सच को जानने को। टू इन्फिनिटिव है, एक नाउन इन्फिनिटिव है, सीक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये टू नो जो है ना, बिना प्रपोजिशन के आया हुआ सीक वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। समझे मेरी बात को। तो जब जब तुम टू के लिए कंफ्यूज हो, सबसे पहले देखो टू के बाद में क्या रखा है। अगर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है तो वो इन्फिनिटिव है। तब ये मत बोला करो सर ये प्रपोजिशन कहाँ से आ गई। अगर इन्फिनिटिव बन गया है तो टू प्रपोजिशन नहीं है। बढ़े आगे, चलो। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट एनी अनकंट्रोलेबल स्प्रेड विद इन द congested jails, ranging from stopping the practice of transporting remand prisoners to court for periodical extension of custody and hearings to asking authorities to prepare readiness and response plans. सेंटेंस लंबा है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप इतनी देर में ये सोचो कि टू के बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म क्यों रखी है। पहले मैं ट्रांसलेट कर दूं फिर बताता हूँ। कह रहे देयर हैव बीन, वहाँ रहे हैं, और क्या रहे हैं भाई, सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव, बड़े बड़े पहले कदम। इन्फिनिटिव का इनिशिएटिव का मतलब होता है नया कदम, है ना, नई जो पहल। तो कह रहे कई नई पहलें हो चुकी हैं प्रिवेंट करने के लिए किसी भी प्रकार के
अनकंट्रोलेबल स्प्रेड को, ऐसे फैलाव को जिसको कंट्रोल ना किया जाए, और किस बीच में, इन भरी हुई खचाखच कंजेस्टेड जेल्स में। कंजेस्टेड वही होता है खचाखच भरी हुई। अब देखो स्टेप्स कौन से हैं, ये रेंज फ्रॉम करते हैं। देखिए रेंज फ्रॉम का मतलब है इसकी रेंज बता रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस टाइप के स्टेप्स हैं, है ना। तो ये रेंज फ्रॉम करते हैं और कहाँ से कहाँ तक, स्टॉप करने से इस प्रैक्टिस को और काय की ट्रांसपोर्ट करने की रिमांड के प्रिजनर्स को कोर्ट तक, और किसके लिए, पीरियोडिकल एक्सटेंशन के लिए उनकी कस्टडी के। भाई उनका बार बार कस्टडी का एक्सटेंशन होता है, इसलिए उनको कोर्ट ले जाया जाता है। आजकल ये एक्सटेंशन जो है ऑनलाइन ही मिल जाता है, ऐसा समझ लो आप, है ना। कोर्ट तक उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो एक तो स्टेप ये उठाया गया, और हियरिंग्स के लिए भी इनको नहीं ले जाया जा रहा है। और दूसरा स्टेप कहाँ तक है, फ्रॉम से लेकर के 2 तक है, आस्क किया जा रहा है अथॉरिटीज़ को कि वो प्रिपेयर करें एक रेडीनेस और रिस्पॉन्स प्लान्स को। तो जेल के अथॉरिटीज़ से बोला जा रहा है कि प्लान बना करके रखो, अगर आपके कोविड हो जाए, जेल में फैल जाए, तो आप कितने रेडी होगे और कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगे, समझ गए ना। तो कह रहा है ऐसे कई इनिशिएटिव उठाए जा चुके हैं। प्रिजनर्स को ना अभी जेल में ले जाया जाता है, ना जेल से बाहर निकाला जाता है, और जेल के अथॉरिटीज़ को बोल दिया गया प्लान बना करके रखो। अब इसमें देखने वाली चीज़ें, कंजेस्टेड खचाखच, ओवर क्राउडेड, एक्सटेंशन होता है आगे बढ़ाना, 15 दिन की कस्टडी, फिर 10 दिन की और फिर 7 दिन की और, है ना, एक्सटेंशन। अब मेरा सवाल था आपसे, यहाँ पे आस्किंग क्यों आया 2 के बाद में, हियरिंग्स 2 तो कोई ऐसा फ्रेज भी नहीं है जिसके बाद में आस्किंग आए। मैं आपको सारे वो फ्रेज दिखाता हूँ पहले जिनमें आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है 2 के बाद में। आप यहाँ कहीं भी हियरिंग 2 को नहीं पाओगे। तो आज एक नया फ्रेज ऐड कर लें, फ्रॉम और 2। देखिए फ्रॉम 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। डॉक्टर्स आर ट्राइंग एवरीथिंग टू सेव द पेशेंट फ्रॉम गिविंग वेंटिलेटर सपोर्ट टू इंजेक्ट एंटीवायरल ड्रग्स। डॉक्टर्स जो हैं सब कुछ जो है ट्राई कर रहे हैं, ट्राइंग एवरीथिंग, इस पेशेंट को सेव करने के लिए। अच्छा कहाँ से कहाँ तक क्या क्या ट्राई कर रहे हैं, वेंटिलेटर देने से लेकर, वेंटिलेटर लगाने से जो है लेकर के एंटीवायरल ड्रग्स को इंजेक्ट करने तक, सारा काम डॉक्टर इस पे जो है पेशेंट पे कर रहे हैं। देखो फ्रॉम, ये 2 जहाँ भी आप देखें आप समझ जाएं, ये 2 एक प्रेपोजिशन है। इस फ्रॉम के बाद में भी एक आप जीरंड देख रहे हैं, और 2 के बाद में भी आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही लगाएंगे, समझ गए ना। ये फ्रॉम 2 भी यही ऐसा फ्रेज होता है जहाँ आपको मिल जाए, समझ लेना 2 एक प्रेपोजिशन है, नाउन प्रोनाउन या जीरंड को लेगी अपने बाद। फ्रॉम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउसेज टू रन पैसेंजर व्हीकल्स, सोलार एनर्जी कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। कह रहा घरों को बिजली देने से लेकर के हमारे व्हीकल्स को चलाने तक, है ना, हमारी कारों को चलाने तक सौर ऊर्जा जो है हर जगह यूज की जा सकती है। फ्रॉम 2 आ गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही काम हो सकता है। फ्रॉम के बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन नाम का नाउन रखा है, 2 के बाद में भी एक नाउन या प्रोनाउन या जीरंड होना चाहिए। रन एक वर्ब होती है, इसको बदल दें जीरंड में। तो ऐसे समझना है आपको फ्रॉम 2 का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, वीडियो लंबी हो रही है, अब और कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, अब सीधे सीधे वीडियो पे फोकस करते हैं ना, ट्रांसलेशन पे। करें द कोर्ट्स ऑर्डर इज़ वेलकम बोथ एज अ मूव टू डीकंजेस्ट जेल्स एंड अ मेजर दैट प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द प्रिजनर्स। कह रहा कोर्ट का ऑर्डर है, उसका बड़ा है स्वागत। अच्छा दोनों ही तरीके से, पहला तो बोथ है, देखो दोनों तरीके से। पहला है एज अ मूव, एक मूव के तौर पे जो है जेलों को डीकंजेस्ट करने का। कंजेस्ट मतलब खचाखच भरना, डीकंजेस्ट मतलब खाली करना। तो पहला तो ऐसे कि जेलों को खाली किया जाएगा, और दूसरा एक कदम के तौर पे, एक मेजर के तौर पे जो प्रोटेक्ट करता है राइट टू लाइफ को और हमारी हेल्थ को इन सारे प्रिजनर्स की। तो कितना भी बड़ा कैदी हो उसको जीवन जीने का अधिकार है जब तक उसको फांसी की सज़ा ना मिले, और उसको अच्छे स्वास्थ्य का भी अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा भी ये कोर्ट का जो है ऑर्डर करता है। समझ गए ना, दोनों तरीके से ही वेलकम है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा नाउ दैट द इशू ऑफ रिड्यूसिंग ऑक्यूपेंसी इन द प्रिजन इज वंस अगेन अंडर फोकस and not merely for the usual reason of overcrowding, but also in view of the vulnerability of prisoners and prison staff to infection and disease. A comprehensive look at imprisonment practices in the country may be in order. कह रहा now that, कल ही आया था फ्रेज, मैंने बताया था अब जब। कह रहा अब जब, now that जो इश्यू है रिड्यूस करने का, कम करने का ऑक्यूपेंसी को इन प्रिजन्स में। ऑक्यूपेंसी कम करना मतलब कितने लोग प्रिजन को एक ही वक्त पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कह रहा है प्रिजन में कैदियों की संख्या करने का जो इशू जब है, कह रहा है इज वो है वंस अगेन, एक बार फिर अंडर फोकस, हमारी फोकस के नीचे, है ना। कह रहा है अब जब ऐसा है। अच्छा हुआ क्या, कह रहा है वो ना मेयरली है वो उस यूजुअल रीजन के कारण, उस एक साधारण से कारण के कारण जो है ओवर क्राउडिंग का, बट ऑल्सो साथ ही साथ जो है इस व्यू से, इस नज़रिए से, जो नज़रिया है इनकी वल्नरेबिलिटी का, इनकी कमजोरी का, इन प्रिजनर्स और वहाँ के स्टाफ की,
और किसके सामने, इस इन्फेक्शन और डिजीज़ के सामने। तो ये जो मुद्दा है ना, सिर्फ इसलिए नहीं है कि जेलों में ओवर क्राउडिंग हो रही है, ये इसलिए भी है कि ओवर क्राउडिंग से ये सारे के सारे प्रिजनर्स और वहाँ का स्टाफ जो है वो इन्फेक्शन करवा भी सकता है ना। कह रहे अब जब ऐसा है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक हमें लेना पड़ेगा, एक डिटेल जो है हमें नज़र लगानी पड़ेगी हमारी इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस पे, और कहाँ पे, पूरे देश में। कह रहे ये जो लुक है ना, ये हो सकता है बिल्कुल इन ऑर्डर हो, अप्रोप्रिएट हो, जस्टिफाइबल हो। समझ गए। कह रहे अब जब मुद्दा उठ ही गया है, आग लगी गई है, आग इसलिए लगी है ना केवल कि क्राउडिंग को कम किया जाए, बल्कि जेल के लोगों को, चाहे कैदी हो चाहे वहाँ के गार्ड्स हो, उनको बीमारी से बचाया भी जाए। तो कह रहा है अब हमें फिर से रीलुक करना पड़ेगा, हमारी इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये जो रीलुक है अपने आप में बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इन ऑर्डर है, जस्टिफाइबल है। अब आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब मैच करें, इशू की वर्ब है इज, लुक की वर्ब है मे बी, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, थोरो, अपने आप में एक्सटेंसिव। इन ऑर्डर एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, इसका मतलब है जो चीज़ सही ठहराने लायक हो, सही हो, जस्टिफाइबल हो, है ना, रीजनेबल भी बोल सकते हैं। वल्नरेबिलिटी होती है आपकी डिफेंसलेसनेस, आप कितने भी पावरफुल हैं, अगर छाता आपके पास नहीं है तो बरसात में आप भीगो गई, तो बरसात में आप वल्नरेबल हो, आप बरसात के सामने डिफेंसलेस हो, है ना। इसी से इस वर्ड को आप जोड़ के रखें। इसका एक सिनोनिम है ससेप्टिबिलिटी, इनके बाद में टू नाम का प्रीपोजिशन फिक्स है, वल्नरेबल टू, ससेप्टेबल टू, है ना, टू। चलो, कह रहा देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ प्रिजनर्स टेस्टिंग पॉजिटिव एंड गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। कह रहा ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं प्रिजनर्स की कोविड के लिए टेस्ट पॉजिटिव होने की और फिर हॉस्पिटल में जो है एडमिट होने की। कह रहा ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिलती आ रही हैं। कह रहा हाउ फार द रेगुलर टेस्टिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल टू इनमेट्स अक्रॉस द कंट्री इज इफेक्टिव इज अनक्लियर। कह रहे कितना आगे तक, हाउ फार, जो रेगुलर टेस्टिंग है और मेडिकल ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है, उपलब्ध है इन कैदियों के लिए, प्रिजनर्स के लिए, इनमेट्स के लिए हमारे पूरे भारत में अक्रॉस द कंट्री। कह रहे कितनी ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, ये टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। कह रहे ये चीज़ अपने आप में अनक्लियर है। ये जो पूरा क्लोज आप देख रहे हो ना, इसकी वर्ब है इज़, हाउ फार ये चीज़ कितनी इफेक्टिव है, इसकी वर्ब है इज़, और ट्रीटमेंट की वर्ब है इज़, है ना। ध्यान रखना यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को इसने एक सिंगुलर आइडिया की तरह ट्रीट करवाया, ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, है ना। इसलिए सिंगुलर वर्ब को हमने यूज़ किया है, आर नहीं लगाया है, नहीं तो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट बीच में एंड लगा हुआ है तो आर आना चाहिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फर्दर, इवन पॉलिटिकल प्रिजनर्स सच एज दोज जेल्ड इन भीमा कोरेगांव केस without any direct link to any act of violence are being repeatedly denied bail solely because stringent laws have been invoked against them। कह रहे इससे भी आगे, यहाँ तक कि जो राजनीतिक बंदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी जो इनमेट्स हैं, कह रहे सच है जैसे कि वो सब लोग जिनको जेल में डाला गया इस केस में, भीमा कोरेगांव केस में, और कैसे बिना किसी डायरेक्ट रिश्ते के लिंक के, सीधे सीधे वायलेंस के किसी एक्ट के, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनको कोई वायलेंस के कारण नहीं डाला गया, कोई इन्होंने हिंसा नहीं किया। कह रहे यहाँ तक कि ऐसे प्रिजनर्स जो है ना, इनको भी बार बार मना किया जा रहा है बेल के लिए, महज इसलिए क्योंकि बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत ही कड़े कानूनों को इन पर इन्वोक किया गया, लगाया गया है इनके खिलाफ। तो ऐसे प्रिजनर्स को हमें आज ही छोड़ देना चाहिए। इन्होंने कोई वायलेंस नहीं की है, राजनीतिक बंदी हैं, 4-6 महीने बाद फिर से जेल में बुला लेंगे, अभी कोविड के वक्त इनको बेल मिलनी चाहिए। समझ गए ना। स्ट्रिंजेंट होता है बहुत कड़ा, बहुत हार्श, बहुत फर्म, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वर्ड आपने कई बार देखा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन दिल्ली आर ऑल्सो इन जेल अंडर टेररिज्म एंटी टेररिज्म लॉज फॉर एलिजिड कॉम्प्लिसिटी इन राइट्स अर्ली लास्ट ईयर। अब देखो, भीमा कोरेगांव के साथ साथ दिल्ली के दंगों में भी कुछ लोगों को डाला गया जो एक्टिविस्ट हैं। तो कह रहे कई सियासी एक्टिविस्ट को दिल्ली में जेल में है, वो सब के सब एंटी टेररिज्म लॉ उन पर लगा हुआ है ना, पोटा वोटा उन पर लगा हुआ है, आजकल तो यूएपीए लगता है। और किस लिए? उनकी कथित तौर पे कॉम्प्लिसिटी के कारण, इन्वॉल्वमेंट के कारण राइट्स में, दंगों में पिछले साल, तो उन्होंने दंगों को भड़काया होगा या कुछ ऐसा काम किया होगा, इस वजह से जेल में है। तो कह रहा है ऐसे भी लोग कई सारे दिल्ली में बैठे हैं, एक्टिविस्ट इन प्रिजन। समझ गए। कॉम्प्लिसिटी होती है किसी गलत काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट। अलेजिड का मतलब होता है कथित तौर पे, अभी इनके आरोप प्रूव नहीं हुए, कथित तौर पे इनको कहा जाता है ये एंटी टेररिज्म वाले लोग हैं। कह रहा द कोर्ट्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट देयर वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड कंसीडर बेल। कह रहे कोर्ट को टेक इनटू अकाउंट करना ही चाहिए, कोर्ट को कंसीडर करना ही चाहिए इनकी डिफेंसलेसनेस को, वल्नरेबिलिटी को,
इन्फेक्शन की। ये सब के सब लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं ना जेल में, तो इस चीज़ को कोर्ट को कंसीडर करना ही चाहिए। और कोर्ट को एक और चीज़ कंसीडर करनी चाहिए इनके लिए, बेल को। कोर्ट्स की दो वर्ब है, मस्ट टेक और दूसरी वर्ब है कंसीडर। वल्नरेबिलिटी आपको मैंने बता दिया, आपकी डिफेंसलेसनेस, आपकी कमजोरी, टू आता है इसके बाद। अब ये देखो अकाउंट से बनने वाली दो इडियम्स हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना। मीनिंग इनके ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, कोशिश करेंगे समझें इनको अलग अलग करके। टेक इनटू अकाउंट और अकाउंट फॉर। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसीडर करना। आपने अकाउंट में, अपने खाते में किसी चीज़ को ले लिया है, अब वो आपकी कैलकुलेशन में आ गई है ना, ऐसे याद रखें। और अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना या किसी चीज़ का एक हिस्सा बनना। अब ये आपस में कन्फ्यूज हो सकती हैं, जैसे स्टूडेंट्स टेक इनटू अकाउंट अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर चैनल ऑडियंस। मेरे चैनल की ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स के हिस्सा बनने की बात हो रही है, अ ह्यूज पार्ट बनने की बात हो रही है। अगर आप पार्ट बनते हैं तो अकाउंट से फिजल वो बनती है अकाउंट फॉर। तो मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स टेक इनटू अकाउंट नहीं, अकाउंट फॉर अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर ऑडियंस। समझ गए ना। तो ऐसे कन्फ्यूज आप हो सकते हैं, पर होना ऐसे आप मीनिंग को याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं आएगी। वैसे यहाँ देखो, अ गुड मैनेजर हैज़ टू अकाउंट फॉर एवरी फैक्टर वाइल मेकिंग अ मेजर डिसीजन। एक अच्छे मैनेजर को कंसीडर करना ही चाहिए हर एक फैक्टर को, हर एक चीज़ को एक बड़ा डिसीजन लेते हुए। कंसीडर करने के लिए होता है टेक इनटू अकाउंट, अपनी कैलकुलेशन में ले लेना। तो हैज़ टू टेक इनटू, ये फॉर निकाल दो, हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट एवरी फैक्टर। समझ गए, बढ़े आगे। अब देखो क्विज में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे फिर घूम जाओगे। करें इन इट्स ऑर्डर, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली एम्फसाइज्ड द नीड टू अडहेयर टू द नॉर्म्स इट हैड laid down in Arnesh Kumar versus State of Bihar 14, under which the police were asked to not to effect unnecessary arrest, especially in the cases that involve jail terms less than 7 years। अब बता रहा पहले क्या हुआ था। कह रहा अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने सही इम्फसाइज किया है। इम्फसाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, स्ट्रेस करना। कह रहा अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने सही जोर डाल के बोला है उस नीड पे, उस ज़रूरत पे जो है अडायर टू करने की, स्ट्रिक्टली फॉलो करने की उन नॉर्म्स को, उन रूल्स को जो कि ले डाउन कर चुका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बता चुका है, स्पेसिफाई कर चुका है इस केस के अंदर, जिसके नीचे जो पुलिस है उनको कहा गया था कि आप ना करें अफेक्ट, आप ना करें, अंजाम ना दें आप बिना बात के अरेस्ट को, खास करके उन केसेस में जो कि इन्वॉल्व करते हैं जेल टर्म्स को कम से कम 7 साल की, 7 साल से कम की। तो अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि 2014 में आपको समझाया था हमने, 7 साल से कम वालों को अननेसेसरी अरेस्ट ना करें, उनको तभी अरेस्ट करें जब उनका जो अपराध है बहुत गंभीर हो। तो इस ऑर्डर को आप जो है इसका सख्ती से फॉलो करना है आपको। कोविड के वक्त तो इस ऑर्डर के हिसाब से किसी को भी अरेस्ट नहीं करना है। समझ गए। इम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना। एक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, कभी प्रेपोजिशन अपने पास लेगी नहीं। स्ट्रेस और इम्फसाइज दोनों की दोनों, है ना, इसलिए नीड लगाए बिना किसी प्रेपोजिशन के। ले डाउन का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, स्पेसिफाई करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना। देखो ले से 3 और बनती हैं, बहुत बार करवाई हैं मैंने, पिछले 10-15 दिन में 2 बार हो चुकी हैं। अगर याद है तो मीनिंग अभी बताओ, कोशिश करो डालने की कमेंट्स में, और अगर याद नहीं है तो खोज करके डालो, लेकिन याद आपको होना चाहिए, चाहे आप खोज के बताओ चाहे नोट्स देख के बताओ, है ना। ले आउट, ले ऑफ और ले ओवर। अडहेयर के बाद में क्या लगता है, कंप्लाई के बाद में क्या लगता है, अवॉइड के बाद में क्या लगता है, ये आपको सामने से मैच करना है। अडहेयर के बाद में लगता है हमेशा टू, कंप्लाई के बाद में हमेशा लगता है विद, अवॉइड के बाद में हमेशा लगता है बाय, है ना। तो इनको मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया है, खुद से एक्सरसाइज करके देखा करो ताकि आपको याद रहे। बढ़े आगे। कह रहे इन द पास्ट द कोर्ट हैज ऑल्सो आस्क्ड अथॉरिटीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री to give effect to section this one of the CRPC, under which under trials who have completed half of the maximum prison term prescribed for the offence may be released on personal bond। कह रहे पास्ट में भी कोर्ट कह चुकी है, आस्क कर चुकी है, ऑर्डर दे चुकी है अथॉरिटीज़ को सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी जिलों में, और कहाँ पे, इस देश के। क्या करें वो कि वो गिव इफेक्ट टू करें, वो इम्प्लीमेंट करें इस सेक्शन को CRPC के, जिसके नीचे अंडर विच जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो अभियोगी हैं जिन पे अभी कोर्ट केस चल रहा है, और जो कि पूरी कर चुके हैं अपनी आधी सज़ा को, मैक्सिमम प्रिजन टर्म की। और कौन सी सज़ा जो प्रिस्क्राइब्ड होती है, जो उनके लिए बनी हुई है उस ऑफेंस के लिए जिसका उन पे केस चल रहा है, उस अपराध के लिए, कह रहा है वो भी रिलीज़ किए जा सकते हैं पर्सनल बॉन्ड पे, अपनी खुद की गारंटी पे।
तो मान लो किसी ने किया है मर्डर, मर्डर की सज़ा है 14 साल। अब 14 साल में से 7 साल तो उसके वैसे ही जेल में पूरे हो गए हैं, अभी केस जो आगे चल रहा है। अगर ऐसा पर्सन है, अंडर ट्रायल है, केस अभी चल रहा है और आधी सज़ा उसने पहले ही पूरी कर ली है, तो ये प्रोविज़न क्या कहता है, उससे साइन करवा लो कोरे पेपर पे और उसको घर जाने दो, है ना। जब उसको सज़ा वास्तव में देनी होगी तब उसको फिर बुला लेंगे, 7 साल की सज़ा उससे और पूरी करवा लेंगे। समझ गए। गिव इफेक्ट टू करने का मतलब ये होता है इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, इस सेक्शन को ये करवाना इन्फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर इफेक्टिव फॉलोअप एक्शन इज नीडेड to audit these measures so that these are not implemented selectively or arbitrarily। कह रहा है इफेक्टिव, बड़े असरदार फॉलोअप एक्शन लेने होंगे। फॉलोअप एक्शन क्या होते हैं, पॉलिसी बना दी, अब वो पॉलिसी कैसे चल रही है तो एक फॉलोअप उसका लिया जाए, है ना, देखा जाए वो पॉलिसी कितनी कारगर है। तो कह रहे बड़े असरदार ऐसे हमें सर्वे करवाने होंगे, एक्शन लेने होंगे, ये बड़े नीडेड हैं ताकि ऑडिट किया जाए उन कदमों को, इन मेजर्स को, ताकि सो दैट ये जो है इम्प्लीमेंट ना हो। और कैसे, सिलेक्टिवली या आर्बिट्रेली। सिलेक्टिवली का मतलब होता है छोड़ छोड़ के, डिस्क्रिमिनेटली। ये मेरे बुआ के फूफे के लड़के की भतीजी है, चलो इसको छुड़वा देते हैं, है ना, सिलेक्टिवली। और आर्बिट्रेली का मतलब भी यही होता है अपने मन मर्जी से, ये मुझे अच्छा लगता है इसको छोड़ दो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता इसको मत छोड़ो। तो ऐसा काम नहीं करना है, रूल्स के हिसाब से ही किसी को छोड़ना है। अगर छोड़ना है तो सिलेक्टिवली, आर्बिट्रेली नहीं करना है। समझ गए। आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट, लंबी हो गई आज की वीडियो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ और बाकी के आपको खुद को करने हैं। ये वाला कर लेते हैं आज, है ना। सही स्टेटमेंट को बताना है इन चारों में से कौन सी है। द पेशेंट सीकिंग फॉर ट्रीटमेंट फ्रॉम द डेंटिस्ट वर टोल्ड दैट द डॉक्टर विल बी अवेलेबल फ्रॉम द अपकमिंग वीक। जो पेशेंट सारे के सारे थे जो कोशिश कर रहे थे पाने की ट्रीटमेंट को डेंटिस्ट से, उनको ऐसा कहा गया डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे अगले हफ्ते से। अब ये बताओ मुझे, सीक के बाद क्या कभी फॉर आ सकता है क्या? सीक के बाद कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। अगर ऐसा है तो ए तो गलत है और सी भी गलत है। समझ गए ना। अब अच्छा दूसरी चीज़ मुझे बताओ, डॉक्टर साहब जब अवेलेबल होंगे, क्या ये एक्शन हो चुका है? भाई नेक्स्ट वीक से होंगे, अपकमिंग वीक से होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन ये एक्शन अभी कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये एक्शन होने वाला है, कंटिन्यूस नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे फ्रॉम को। सिंस भी गलत है। सिंस उसके लिए लगता है जो एक्शन है या तो अभी भी ख़त्म हुआ है या अभी भी चालू है। तो ऐसा है तो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे फ्रॉम को। सी आएगा बिना प्रेपोजिशन के, डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए। चलो अब आ जाओ क्लोज टेस्ट पे। बहुत सिंपल है, अगर ढंग से पढ़ा है तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको दे दो एक ट्राई। मेरा आंसर मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट के अंदर। अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना, कितने नंबर आपको मिले आउट ऑफ 5, है ना। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।